नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, बोनस शेयर क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और जो राइट इशू किए जाते हैं जिसके तहत शेयर होल्डर्स को सस्ते दामों पर शेयर मिल जाते हैं वो क्या होता है। इन चारों की हमने अलग अलग वीडियोज भी बनाई हुई है जो हमारे चैनल पर है। आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं या आप इस एक वीडियो को देखकर उन चारों टॉपिक की जो जानकारी है एक ही वीडियो में ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो, जिसका जो टाइटल रहने वाला है वो है डिविडेंड क्या है और डिविडेंड के रिगार्डिंग जितने भी टाइप्स है, एग्जांपल है, कंपनियां डिविडेंड क्यों देती है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज दो वीडियो है, उसका पहला जो पार्ट है वो डिविडेंड के ऊपर है कि डिविडेंड क्या होता है। अगर डिविडेंड की बात की जाए तो जो लोग डिविडेंड को पैसिव इनकम का सोर्स समझते हैं, तो क्या ये सच में पैसिव इनकम का सोर्स है और किन लोगों को डिविडेंड कंसीडर करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। डिविडेंड कंपनियां क्यों देती है, किस तरह से देती है, डिविडेंड यील्ड क्या होती है और जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो डिविडेंड यील्ड देखना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो चलिए आज इन सब बातों के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है वो है कि जो डिविडेंड्स हैं वो क्या होता है, डिविडेंड कैसे काम करता है, इसको ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो डिविडेंड होता है वो होता क्या है। जब भी कोई भी मान लीजिए कि ये कंपनी है XYZ कुछ भी, इसको किसी भी प्रकार का जब प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो ये काम कर रही है उसके ऊपर जब कंपनी को किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो उसका एक हिस्सा कंपनी जो अपना कैपिटल रिजर्व्स होते हैं इस कंपनी के उसमें रख लेती है, यानी अपने पास रख लेती है उस प्रॉफिट का एक हिस्सा, ताकि भविष्य में अगर कंपनी को किसी भी प्रकार का कोई काम करना पड़े, कोई प्रोजेक्ट लगाना पड़े, कोई मशीनरी मंगानी पड़े, यानी अपने पास वो सेव करके रख लेते हैं कि भविष्य में कुछ भी होगा तो इस रुपए से हम वो चीज़ें सेटल कर लेंगे। और जो इस प्रॉफिट का दूसरा हिस्सा होता है वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी डिविडेंड के रूप में जो भी उस कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनको बांट देती है। और जो ये डिविडेंड होता है ये कितनी फॉर्म में होता है, कितनी प्रकार का होता है, ये कई प्रकार का होता है। सबसे पहला और जो कॉमन फॉर्म है वो तो है कि डिविडेंड आपको कैश की फॉर्म में दे दिया जाता है। दूसरा होता है शेयर्स, एक्स्ट्रा शेयर के रूप में, यानी एडिशनल शेयर्स के रूप में भी कंपनी आपको डिविडेंड पे करती है। तीसरा एक और तरीका होता है कि जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती है रियल एस्टेट वगैरह में और बॉन्ड्स आदि में भी जो डिविडेंड है वो भी दिया जा सकता है। ये जो फॉर्म होती है वो सामान्य नहीं होती, लेकिन फिर भी कंपनियां कई बार इस चीज़ का इस्तेमाल करती है कि वो रियल एस्टेट में या बॉन्ड वगैरह जारी करके उसको डिविडेंड के फॉर्म में देती है। तो जो कैश की फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है वो सिंपल होता है। कंपनी आपको डिविडेंड जब जारी करते हैं तो सीधा वो आपके बैंक अकाउंट में, जो भी बैंक अकाउंट आपके डीमेट खाते के साथ लिंक होता है उसमें भेज देती है। और शेयर्स जब आपको दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, यानी डिविडेंड की जगह जब आपको शेयर्स दिए जाते हैं, मतलब कैश की जगह जब आपको शेयर दिए जाते हैं डिविडेंड में, तो जो ये शेयर होते हैं आपके डिविडेंड जो डीमेट अकाउंट होता है उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और ये शेयर आपके एडिशनल शेयर्स होते हैं जो आपकी पोर्टफोलियो की अंदर जो शेयर्स है उसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं। और ये जितने भी शेयर्स होते हैं इनकी जो वैल्यू होती है वो जितना डिविडेंड दिया जाना था, यानी जितना डिविडेंड कैश में दिया जाना था उसके ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होते हैं इन जो शेयर्स की वैल्यू होती है। तो जो डिविडेंड का पूरा खेल है वो सिंपल सी परिभाषा यही है कि डिविडेंड वो हिस्सा होता है कंपनी का प्रॉफिट का जो कंपनी अपने जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कैश के रूप में देती है। कंपनियां डिविडेंड क्यों देती हैं, आइए इसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं। कंपनियां जो भी उसके जो लॉयल शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इनकरेज करने के लिए, उनकी जो वफादारी है उसका एक प्रकार से जो इनाम होता है उसे देने के लिए डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनियां डिविडेंड इसलिए भी देती है कि ताकि ये मार्केट में ये चीज़ बनी रहे कि जो कंपनी डिविडेंड देती है वो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वो अच्छी कंपनी है और लोगों का उसमें और ज़्यादा विश्वास बना रहे। तो अब हम एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ डिविडेंड, ताकि आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी प्रकार से समझ आए। तो मान लीजिए आपके पास किसी भी एक XYZ कंपनी है
कोई भी एक XYZ कंपनी है, उसके आपके पास 100 शेयर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 100, वो XYZ कंपनी 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस करती है। तो आपको अब कैश के रूप में कितने पैसे मिलेंगे? तो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से जब कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो आपके पास है टोटल 100 शेयर्स, और 10 रुपये के हिसाब से आपको 1000 रुपये आपके जो डीमेट अकाउंट है उसमें, या जो आपका बैंक अकाउंट डीमेट अकाउंट से लिंक्ड है उसमें क्रेडिट कर दिए जाते हैं, यानी उसमें भेज दिए जाते हैं। तो ये है डिविडेंड अकाउंट में जो कैश होता है वो दिया जाता है, और जो शेयर्स दिए जाते हैं डिविडेंड के फॉर्म में वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। उनकी वैल्यू जो होती है वो कंपनी डिसाइड करती है, वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, जो ये वैल्यू होती है डिविडेंड की उसके ही बराबर होती है, या और भी कई फैक्टर्स पे डिपेंड होता है ये चीज़ कि कितने शेयर दिए जाने हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उसको जितने भी बकाया शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से डिविडेंड में कितने शेयर दिए जाने हैं उसको कैलकुलेट करना होता है। लेकिन शेयर की फॉर्म में भी डिविडेंड दिया जा सकता है, और अगर कैश की फॉर्म में दिया जाता है तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको वो 1000 रुपये आपके अकाउंट में दिए जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि डिविडेंड जब भी आप निकालते हैं तो डिविडेंड यील्ड क्या होती है। जब भी आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको स्टॉक मार्केट का पता होता है वो हमेशा एक चीज़ देखते हैं, और वो होती है कि उस कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो कितनी है, यानी डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होती है? डिविडेंड यील्ड होती है कि उस कंपनी में अगर आपने जितने भी रुपए लगाए हैं तो एक साल में डिविडेंड के रूप में आपको कितने % का रिटर्न मिला है, यानी जो डिविडेंड यील्ड होती है वो परसेंटेज में होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक XYZ कंपनी है, उसका जो शेयर है यानी जो उसका स्टॉक है, स्टॉक तो ये हो ही गई वो कंपनी, उसका जो शेयर है वो 200 रुपये के हिसाब से अभी उसकी मार्केट वैल्यू है, यानी उसका जो मार्केट प्राइस है वो 200 रुपये चल रहा है। और कंपनी ने जो डिविडेंड दिया था पिछले एक साल का जो डिविडेंड है, यानी फाइनेंशियल ईयर में जो डिविडेंड दिया है वो 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से रहा। तो अब हम ज्ञात करेंगे कि जो डिविडेंड यील्ड है उस कंपनी की वो कितनी है, ठीक है। तो XYZ का जो शेयर है, तो डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला होता है कि जितना डिविडेंड उस कंपनी फाइनेंशियल ईयर में दिया है, ये 10 रुपये मल्टीप्लाई जो करंट वैल्यू चल रही है उस शेयर की 200 रुपये, और इसकी गुणा कर देते हम 100 से। जब इसको इससे करेंगे 5, यानी 5% इस XYZ कंपनी की क्या है, डिविडेंड यील्ड है। तो अब इस 5% से आपको क्या समझते हैं? तो जो डिविडेंड यील्ड होती है इसका मतलब है कि इस कंपनी के शेयर्स के अंदर जब आपने 200 रुपये खर्च किए, यानी 200 रुपये के शेयर जब आपने इस कंपनी के खरीदे, तो उसके ऊपर जो रिटर्न आपको मिला है एक साल के अंदर डिविडेंड के रूप में वो 5% है, यानी 200 रुपये के ऊपर आपको 10 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो अब डिविडेंड यील्ड में आप एक बात और समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि जो डिविडेंड यील्ड है वो जितनी ज़्यादा होगी, यानी जितनी ज़्यादा होगी, ये कोई XYZ कंपनी है, ये कोई ABC कंपनी है, ये कोई और ABC कंपनी है, तो जितनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, वो कंपनी अच्छी होगी और उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, यानी जो पैसिव इनकम की तरह आप डिविडेंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है, जब भी आप किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो कई बार क्या होता है कि अचानक से 1 या 2 महीने में अगर किसी कंपनी के जो प्राइस है शेयर्स का वो अचानक से गिर जाता है। मान लीजिए कोई भी एक XYZ एक कंपनी है और जिसके जो प्राइजेज हैं, शेयर प्राइजेज हैं, वो 50 से 60% तक करेक्ट हो गए हैं, यानी 1-2 महीने के अंदर ही वो जो शेयर प्राइजेज है वो इतने टूट गए हैं, डाउन आ गए हैं। तो जो डिविडेंड यील्ड जब आप उसकी कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगी, वो हायर निकलेगी, क्योंकि वो पिछले डेटा के अकॉर्डिंग है। और इस 1 या 2 महीने में जब ये कंपनी के शेयर्स इतने ज़्यादा नीचे आ गए हैं तो उसके हिसाब से वो जब आप कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड यील्ड को तो क्या होगा, डिविडेंड जो यील्ड है वो हाई मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में जो डिविडेंड यील्ड उसकी कैलकुलेट होनी थी वो पिछले डेटा के हिसाब से कैलकुलेट होनी थी। तो ऐसे में जब भी आप
किसी भी स्टॉक के अंदर है। डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो ये भी देखिए कि उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितने ज़्यादा कांस्टेंट रहे हैं समय के साथ। अगर वो अचानक से गिरा है और इस 1-2 महीने में ही गिरा है और इस 1-2 महीने में किसी भी प्रकार का कोई डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड का रिकॉर्ड पुराना है, तो पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से जब आप डिविडेंड यील्ड निकालते हैं तो वो सही रहेगी। और इस प्राइस के साथ जो भी गिर गया है, जब इसके साथ आप डिविडेंड यील्ड निकालते हैं तो वो हायर मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो डिविडेंड यील्ड उतनी नहीं है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो किन लोगों के लिए डिविडेंड है जो वो एक पैसिव इनकम का एक तरह सोर्स हो जाता है, और किन लोगों के लिए डिविडेंड मतलब उन्हें कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो पैसिव इनकम की तरह जो इन्वेस्टमेंट है उसको देखते हैं। यानी डिविडेंड में क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड इनकम मिल जाती है हर कुछ समय के बाद। कंपनियां क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी डिविडेंड अनाउंस करती है और 6 महीने के हिसाब से भी डिविडेंड अनाउंस करती है, और एनुअली भी अपना साल के अंत में डिविडेंड अनाउंस करती है। कंपनियां जो भारत के अंदर हैं उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड आपको प्रोवाइड करती हैं। इसकी जानकारी आप गूगल से ले सकते हैं और जो वेरीफाइड सोर्सेज हैं उनसे ही लें। जो अच्छी कंपनियां होती हैं, जो मजबूत कंपनियां होती है, उनका जो डिविडेंड जो यील्ड होता है वो कम होता है। यानी बात की जाए तो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, उनका जो डिविडेंड यील्ड होती है वो कम होती है, लेकिन वो हमेशा स्टेबल होती है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको कंसिडर करना होता है। तो जो फिक्स्ड इनकम के लिए मार्केट में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म जिनका प्रोस्पेक्टिव होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, उनके लिए भी डिविडेंड बहुत अच्छा होता है। रिटायरमेंट की अगर हम बात करें, जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड इनकम सोर्स की बात करते हैं, तो कैसे लोगों के ये जो डिविडेंड होता है वो बहुत अच्छा एक सोर्स होता है। क्योंकि कुछ लंबे समय के बाद जब वो पर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंड इन्वेस्टिंग का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डिविडेंड के मामले में, तो डिविडेंड के मामले में जो डिविडेंड कितना दे रहा है, किसे देता है, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? ये बोर्ड ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं, जो कंपनी का पूरा बोर्ड रहता है वो ये डिसाइड करता है कि जो डिविडेंड होगा वो कितने % होगा। ठीक है, वो कितने % होगा, किसे किसे दिया जाएगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे। डिविडेंड के लिए क्या सभी लोग एलिजिबल होते हैं, और क्या डिविडेंड देना कंपल्सरी है? तो पहले सवाल का उत्तर ये है कि जो लोग एक्स डेट होती है और जो रिकॉर्ड डेट होती है, इनसे पहले उस कंपनी के जो शेयर्स है, उस कंपनी के जो भी शेयर्स हैं, यानी वो होल्ड करते हैं, उस कंपनी के वो शेयर होल्डर होते हैं, उस एक्स डेट से पहले उन्हीं लोगों को डिविडेंड दिया करता है। अगर आपने एक्स डेट से पहले, एक्स डेट के बाद आपने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, तो आपको जो रिकॉर्ड डेट होती है उस दिन आपका नाम रिकॉर्ड डेट में रिकॉर्ड रजिस्टर में नहीं चलता कंपनी के पास, और आपको किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाता। दूसरा सवाल ये है कि कंपनी या हर कंपनी जो डिविडेंड देना कंपल्सरी होता है, तो इस पर ये कंपनी और जो डिविडेंड है वो दे नहीं सकती और नहीं भी दे सकती। कंपनी को माने कि जो भी प्रॉफिट हुआ है अपने पिछले 1 साल के काम से, जो भी प्रॉफिट हुआ है पिछले 1 साल के काम से, उसको टोटल यानी पूरा अपने पास वो डिजर्व कर सकती। ठीक है, यानी कंपनी ये बिल्कुल नहीं करेगी कि हर बार वो डिविडेंड देगी, और इसके वो बातें भी नहीं है। पूरे अपने कैपिटल रिजर्व्स में वो उस चीज़ को रख सकती है कि भाई जितना भी प्रॉफिट हुआ है पूरा हम अपने कैपिटल रिजर्व्स में उसको रखे रहे। तो इसलिए कंपनियां हर बार डिविडेंड नहीं देती, यानी कंपनी कोई मजबूरी नहीं है कि डिविडेंड उन्हें देना है, वो देना चाह रहे तो दे सकते हो, नहीं जी, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां डिविडेंड देती हैं, और ताकि लोगों का उसमें विश्वास बना रहे कि वो अच्छी एक कंपनी है। तो ये थी डिविडेंड के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें कि डिविडेंड क्या होगा, कंपनी डिविडेंड क्यों देती है, डिविडेंड किस लिए अच्छा हो सकता है, डिविडेंड की ईद क्या होती है, डिविडेंड देना क्यों महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम देखेंगे कि जो मेन इसी तरह का एक और बिल्कुल सिंपल जो कंसेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में, बोनस और बोनस शेयर्स, और एक्सेट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, ये भी हम जानेंगे। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। बोनस यानी जो एक्स
बोनस बेट क्या होती है, रिकॉर्ड रेट क्या होती है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं जब भी कंपनी अनाउंस करती है, और जो ये 1:2 के रेशो में बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, 4:1 के रेशो में बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगली वीडियो में हम बात करने वाले कि बोनस क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि डिविडेंड क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कंपनी अपने डिविडेंड कैश की फॉर्म में किस तरह से देती है, और जो कंपनियां जो भी डिविडेंड देती है वो क्यों जारी करती है, और भी बहुत सारे इसके बारे में बातें थी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो कंपनियां बोनस शेयर इशू करती है डिविडेंड की जगह, वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है बोनस शेयर्स, यानी बोनस शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो बोनस शेयर्स का मतलब होता है एक तरह का रिवार्ड कह लीजिए, या हिंदी में इनाम कह लीजिए। जब कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को रिवार्ड देती हैं किसकी जगह, डिविडेंड की जगह, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स, यानी बोनस इशू करती है शेयर्स की फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी किसी भी प्रकार का उसके लिए जो चार्ज है अपने शेयर होल्डर्स से नहीं लिया जाता। कंपनी के जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज बोनस शेयर्स के लिए नहीं लिया जाता। इस चीज को अगर हम एक एग्जाम्पल से समझाएं तो आपको और अच्छे प्रकार से समझ आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, XYZ एक कंपनी है, उस कंपनी के आपके पास कितने शेयर्स हैं, आपके पास मान लीजिए उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं, और उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये ही मान लेते हैं हम उसको। उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू भी 100 रुपये है। तो इस तरह से आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100 और वैल्यू है उसकी एक शेयर की 100 रुपये, तो टोटल आपके पास 10,000 रुपये का जो पोर्टफोलियो है वो होगा। तो अब कंपनी क्या करती है, 4:1 रेशो के अंतर्गत जो बोनस इशू है शेयर्स का वो जारी कर देती है। 4:1 रेशो का मतलब है कि हर एक शेयर के लिए जो शेयर होल्डर्स हैं उनको 4 शेयर दिए जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100 है, और 4:1 के तहत यानी आपको अतिरिक्त 400 शेयर मिलेंगे। ये मिलने के बाद आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। तो अब आप सोचते होंगे कि जो आपका पोर्टफोलियो है इसके हिसाब से आपका जो पोर्टफोलियो है वो हो जाएगा 50,000 का, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो आपका पोर्टफोलियो है वो अब भी 10,000 रुपये का ही रहेगा, क्योंकि जो वैल्यू है शेयर की, यानी जो शेयर का प्राइस है पहले 100 रुपये था, अब क्योंकि इसका 4:1 रेशो के अंतर्गत इस शेयर के टुकड़े कर दिए गए हैं, एक तरह से मान लीजिए बांट दिया गया है, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए हैं, यानी काउंटिंग ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह से जो ये शेयर्स है ये 5 टुकड़ों में, या कहे कि इस नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो गए हैं तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, डाउनग्रेड हो जाएगा शेयर। तो अब जो शेयर पहले 100 रुपये का था, अब वो कितने रुपए का हो जाएगा शेयर, एक बार आप बताइए। वो शेयर हो जाएगा 20 रुपये का, ठीक है। तो अब शेयर की वैल्यू होगी 20 रुपये, आपके पास टोटल शेयर कितने हैं, 500। तो इस हिसाब से अब आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है अब भी वो अनचेंज्ड रहेगी। पहले भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपये थी, अब भी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 10,000 रुपये थी। इस एग्जाम्पल से एक चीज ये भी समझ आती है कि जब भी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, चाहे वो किसी भी रेशो के अंतर्गत हो, कंपनी का मार्केट कैप अनचेंज रहता है। कंपनी का जो मार्केट कैप मान लीजिए पहले 10,000 करोड़ रुपए का था, अब भी वो 10,000 करोड़ रुपए का ही रहेगा, भले ही जो कंपनी के शेयर्स हैं वो 2 गुने हो गए हों, 3 गुने हो गए हों, या 4 गुने हो गए हों। तो ये था एग्जाम्पल बोनस शेयर्स का। इससे आप समझे कि आपका पोर्टफोलियो में उतनी ही वैल्यू रहती है। तो अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि जो कंपनी है वो बोनस शेयर क्यों देती है और कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, और इन्वेस्टर्स के लिहाज से जो बोनस शेयर्स हैं वो किस तरह से अच्छे हो सकते हैं, और इसके टाइप एग्जांपल जो भी है। तो सीधी सीधी एक बात मान लीजिए, जो कंपनियां जब भी डिविडेंड इशू करती हैं, यानी कंपनियां जब भी डिविडेंड इशू करती है वो किससे करती है, जो भी कंपनी को ओवरऑल प्रॉफिट होता है उससे करती है। उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा वो जो कैपिटल रिजर्व होता है, कंपनी का रिजर्व्स होते हैं, उसमें सेव कर लेती है, और एक हिस्सा डिविडेंड के रूप में कैश की फॉर्म में दे देती है। तो लेकिन जब कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो नहीं हुआ, यानी जो लिक्विड जो फंड्स हैं
लिक्विड फंड्स किसे बोलते हैं आगे हम किसी वीडियो में बताएंगे। जो लिक्विड फंड है उनकी शॉर्टेज होती है, या कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट है उसको पूरा पूरा वो अपने पास रखना चाहती है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को कुछ रिवार्ड्स भी देना चाहती है, कुछ बोनस भी देना चाहती है। तो ऐसी केसेस के अंदर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। और कंपनी पूरा पूरा प्रॉफिट अपने पास रख लेती है, या उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तब भी वो बोनस शेयर इशू कर देती है। इससे होता ये है कि कंपनी और इन्वेस्टर्स को अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार का ओवरऑल बेनिफिट नहीं होता। कंपनी का मार्केट कैप उतना ही रहता है, जो इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो भी अनचेंज्ड रहती है। बस जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं इन्वेस्टर के पास वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कंपनियां डिविडेंड देती हैं। एक और कारण भी हो सकता है कंपनियां जब डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां जब क्योंकि जब डिविडेंड पे करना होता है, डिक्लेयर करना होता है, डिविडेंड को पे करना होता है, मान लीजिए 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से भी कोई कंपनी डिविडेंड देती है और उस कंपनी के पास 1 करोड़ जो टोटल शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल्स हैं वो हैं, तो 5 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड होगा वो 5 करोड़ के आसपास होगा। तो जब भी एक हाई डिविडेंड दिया जाता है, मान लीजिए कंपनी के लिहाज से तो ये बहुत हाई ही हो गया, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक टैक्स होता है, यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एक टैक्स होता है। उस टैक्स के अंतर्गत कंपनियों को टैक्स देना पड़ता है, और उस टैक्स से बच सके इसलिए भी कंपनियां जो बोनस शेयर है वो इशू करती है, क्योंकि उनको जो डिविडेंड है वो कैश की फॉर्म में नहीं देना पड़ा और अब वो दे रही हैं शेयर्स की फॉर्म में। और कुछ और बातें कि कंपनियां जो बोनस शेयर है वो क्यों इशू करती हैं, उसके कुछ प्रमुख कारण ये भी है। पहला तो यही है कि कंपनियां या तो उनके पास लिक्विड फंड की कमी है, फंड्स इतने नहीं हैं, या वो पूरा पूरा प्रॉफिट अपने पास रखना चाहती है। क्योंकि जो बोनस शेयर होते हैं, जो भी बोनस शेयर्स होते हैं उनकी जो एडजस्टमेंट होती है, यानी उसको कहाँ से एडजस्ट किया जाता है, उनकी वैल्यूज़ को जो कंपनी को प्रॉफिट होता है उससे किया जाता है, या जो कंपनी के रिजर्व्स होते हैं उनसे किया जाता है। इन दो चीज़ों से कंपनी जो बोनस शेयर है वो बांटती है। इसके विपरीत क्या होता है, कंपनी के जो शेयर की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, यानी कंपनी एक्चुअल में वहीं खड़ी होती है, लेकिन जो एडजस्टमेंट होती है यानी किनकी वैल्यू के बराबर होता है वो प्रॉफिट और रिजर्व से उनकी वैल्यू निकाली जाती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि ये कंपनियां बोनस शेयर्स क्यों इशू करती हैं, जब भी कंपनियां बोनस शेयर इशू करती हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, या कहें कि जो शेयर काउंट है अब वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल में देखा, पहले आपके पास 100 शेयर थे, अब आपके पास 500 शेयर हैं। वैसे ही कंपनी के पास मान लीजिए पहले 1 करोड़ शेयर थे, अब कंपनी के पास 5 करोड़ शेयर्स हैं। तो जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो ये एक कंपनी ऐसा सोचती है कि इन्वेस्टिंग के लिहाज से हम ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो ज़्यादा है। एक ये पॉजिटिव सिग्नल की तरह इसे इन्वेस्टर लेते हैं, मार्केट ले सकती है, क्योंकि वो सोचती है कि कंपनी अगर या तो प्रॉफिट हुआ उसको रख रही है, अगर प्रॉफिट नहीं भी हुआ तब भी वो बोनस शेयर इशू कर रही है, यानी कंपनी का जो पॉजिटिव व्यू है, और इसको एक अच्छे सिग्नल की तरह मार्केट में लिया जाता है, यानी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये इन्वेस्टर्स के अंदर। दूसरा, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो मार्केट में क्या आ जाती है, लिक्विडिटी आ जाती है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होते हैं जो मार्केट में वो बढ़ जाते हैं, जिससे क्या होती है, ट्रेडिंग बढ़ जाती है, और जो गेनिंग प्रॉपर्टी है या जो गेन करने की जो एक तरह से वो बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, यानी उसमें ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए, पार्टिसिपेंट अब ज़्यादा आएंगे। और एक कारण ये भी है कि जो बोनस शेयर हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो शेयर प्राइस घट गया था, जैसे 100 रुपये वाला शेयर कितने रुपए का हो गया था, 4:1 रेशो के अंतर्गत 20 रुपए का हो गया था ना, तो 20 रुपए के हो जाने से शेयर सस्ता हो गया। तो जो रिटेलर्स हैं, यानी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, अब वो खरीद पाएंगे, क्योंकि जो पहले शेयर 100 रुपए का मिल रहा था उस कंपनी का, अब वो शेयर्स 20 रुपए के मिल रहे हैं एक शेयर, यानी एक शेयर 20 रुपए का हो गया, तो रिटेलर तक पहुंच अच्छी हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, यानी मार्केट में ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ती है और लिक्विडिटी बढ़ती है। और इन्वेस्टर के लिहाज से अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को तो ये सब फायदे होते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, जब भी कंपनी डिविडेंड वो करती है, घोषित करती है, डिविडेंड दिया जाता है, तो डिविडेंड के ऊपर आपको एक तरह से मान लीजिए
तत्काल में आपको एक टैक्स दिया जाता है जिसे TDS बोलते हैं, ठीक है, डिविडेंड पे ये टैक्स लगता है। लेकिन जब शेयर बोनस होता है, यानी बोनस मिलते हैं शेयर के फॉर्म में, जो बोनस मिलता है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी जो टैक्स है वो नहीं लगता। लेकिन जब आप उन शेयर को सेल करते हैं तब उस पर जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन टैक्स, वो देना पड़ता है। अगर वो इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आता है या जो भी फिक्स रेशो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंतर्गत, उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी ये दोनों चीज़ें बाद में देखी जाती है। यानी जब आप उन शेयर्स को बेचते हैं तब तो टैक्स लगता है, लेकिन जब आपको वो शेयर मिलते हैं किसी भी अनुपात में, चाहे 1:1 हो, 1:2 हो, 3:4 हो, या जो भी हो, 3:1 हो, किसी भी रेशो में हो, तो आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता, ठीक है। तो ये हुई बात। अब इन्वेस्टर के लिहाज से ये चीज़ें इसलिए अच्छी है क्योंकि जब मार्केट में शेयर की वैल्यू कम हो जाती है, वैसे तो जब शेयर की वैल्यू कम हो जाती है तो मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, किसी भी एक तरह से मान के चलिए कि भी ना तो बोनस शेयर इशू करने से कंपनी की ओवरऑल मार्केट कैप में कोई बढ़ोतरी होती है और ना ही इन्वेस्टर्स को कोई फायदा होता है। इन्वेस्टर भी वहीं खड़ा होता है उसी पोर्टफोलियो पे और कंपनी का मार्केट कैप भी वहीं होता है एक तरह से। लेकिन फिर भी जब नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं गेनिंग के लिहाज से, गेन करने के लिहाज से मार्केट में, तो ये चीज़ें कई बार अच्छी प्रकार से एक पॉजिटिव वे में देखी जाती है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है और जो रिटेलर्स होते हैं यानी जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके मार्केट में ज़्यादा आने की संभावना होती है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर अब क्या है, वो बढ़ गए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट होता है, तो ये इन्वेस्टर्स एक पॉजिटिव वे में रखते हैं, साथ साथ में कंपनी के प्रति वो लॉयल रहते हैं और उसमें कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, कंपनी के अंदर लॉयल्टी उसकी बढ़ती है कंपनी के प्रति और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। क्योंकि मान लीजिए कंपनी के पास इतने लिक्विड फंड नहीं थे, फिर भी कंपनी अगर बोनस शेयर इशू करती है तो ये इन्वेस्टर्स का या जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका भरोसा दिखाती है कंपनी के अंदर। तो ये थी चीज़ें, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है, कंपनियों को क्या फ़ायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किन लोगों को जो बोनस शेयर हैं वो मिलते हैं। जैसे डिविडेंड सबको नहीं मिलता, बोनस शेयर भी सबको नहीं मिलते। यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है उसकी बात करते हैं कि कौन कौन बोनस शेयर के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करने वाले हैं बोनस शेयर के अंदर। तो जिन लोगों ने भी एक्स डेट से पहले शेयर्स उस कंपनी के होल्ड किए होते हैं यानी खरीदे होते हैं, उनके पास होते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। और जो रिकॉर्ड डेट से पहले अगर उनका नाम रिकॉर्ड के अंदर है तो वो सभी लोग बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है और एक्स डेट क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्स डेट क्या होती है। एक्स डेट एक तरह की वो डेट होती है, कट ऑफ डेट होती है किसी भी शेयर्स के लिए, या कहें कि ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से बिना अपकमिंग जो बोनस की जो डेट होती है उसको अनाउंस किए बिना, जब उसमें ट्रेडिंग वगैरह होती है यानी उसमें जो खरीद बेच है वो चल रही होती है। और जो रिकॉर्ड डेट होती है, रिकॉर्ड डेट को एक कंपनी क्या करती है, एक रिकॉर्ड में आपका नाम लिखती है, ये देखती है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है कि जो भी बोनस है या जो भी रिवार्ड वगैरह है डिविडेंड की फॉर्म में वो दिया जाना है। तो रिकॉर्ड डेट को वो चीज़ें तय होती है यानी वो सब चीज़ें रिकॉर्ड में लिखी जाती हैं। और इसके साथ साथ जो भी ड्यू डिस्ट्रीब्यूशंस हैं कंपनी की तरफ से टुवार्ड्स शेयर होल्डर्स, अपने जो भी उनके शेयर होल्डर हैं उनके प्रति जो भी देनदारियां हैं, जितने भी इनाम रिवार्ड हैं, उन सब का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड डेट दिन वाले कंपनी मेंशन करती है। तो ये है रिकॉर्ड डेट, जिस दिन रिकॉर्ड होता है कि कौन कौन उस चीज़ के लिए एलिजिबल है। और एक्स डेट वो डेट होती है जिससे पहले अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं उस कंपनी के लिए तो आप बोनस शेयर के लिए एलिजिबल होंगे। तो मान लीजिए अगर 4 सितंबर एक्स डेट है तो 6 सितंबर होगी रिकॉर्ड डेट, यानी जो रिकॉर्ड डेट है उससे 2 दिन पहले एक्स डेट होती है कंपनी के बोनस शेयर जब अनाउंस होते हैं उसकी, और मतलब या कहे कि एक्स डेट से 2 दिन बाद या बाद में जो रिकॉर्ड डेट होती है जनरली। तो अगर आपने 3 तारीख तक XYZ कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स हैं, तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपने 4 तारीख या 4 तारीख के बाद शेयर खरीदे हैं तो आप बोनस के लिए एलिजिबल
नहीं होंगे। इवन अगर आपने एक्स डेट को भी शेयर खरीदे हैं तब भी आप बोनस के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये था क्राइटेरिया कि कौन कौन बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं, कौन कौन नहीं होते। जो भी एक्स डेट से पहले जिनके भी पास शेयर्स होते हैं उस कंपनी के, उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर माना जाता है। वो सारे के सारे लोग जो बोनस शेयर्स हैं उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये था पूरा एक तरह से बोनस शेयर का कंसेप्ट कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, किस तरह से डिविडेंड से अलग है, और एक तरह से डिविडेंड का कुछ मिलता जुलता भाग है, क्योंकि इनकी जो एडजस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट्स और जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स होते हैं उनसे की जाती है। तो ये मान सकते हैं ये एक तरह का डिविडेंड ही है, बट सिर्फ और सिर्फ कैश में नहीं होता, ये मतलब शेयर्स की फॉर्म में होता है बस। ठीक है, ये कैश की फॉर्म में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ शेयर्स की फॉर्म में है। डिविडेंड से क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में किसी भी प्रकार का जो बदलाव है, किसी भी प्रकार का बदलाव आपके पोर्टफोलियो में नहीं आता। कंपनी का जो मार्केट कैप होता है उसमें भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जब भी जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं 1:1 रेशो में या 1:2 रेशो में या जिस भी रेशो में, तो जो ओवरऑल वैल्यू होती है शेयर्स की वो डाउनग्रेड हो जाती है, वो कम हो जाती है, ताकि एडजस्ट किया जा सके विद प्रोपोर्शन विद जितने भी शेयर एडजस्ट किए गए हैं प्रॉफिट और रिजर्व्स के कारण। तो ये था पूरा मुद्दा, यानी जो बोनस शेयर्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्प्लिट शेयर्स क्या होते हैं और राइट इश्यूज क्या होते हैं। स्प्लिट शेयर भी ऑलमोस्ट बोनस शेयर की तरह ही होते हैं, उसमें बस कुछ एक चीजें होती हैं जो चेंज होती हैं। अदरवाइज बोनस शेयर्स और स्प्लिट शेयर ऑलमोस्ट सेम नजर आते हैं, दोनों में सेम चीज होती है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि स्प्लिट शेयर्स क्या हो सकते हैं, क्या होते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे कुछ टाइप्स ऑफ बोनस शेयर्स अभी भी रह गए हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि जो बोनस शेयर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बोनस शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पार्सली पेड बोनस शेयर्स और एक होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। एक तो होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर्स और एक होता है पार्शली पेड बोनस शेयर्स। जो फुल्ली पेड बोनस शेयर्स होता है वो तो आपको पता ही है कि कंपनी जो भी शेयर्स बोनस शेयर्स इशू करते हैं वो शेयर होल्डर्स को मिल जाते हैं, पूरा मिल जाता है, 1 या 2 या 3 या 4। लेकिन जो पार्शली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसके अंदर जो प्रॉफिट होता है उसका कैपिटलाइजेशन किया जाता है। एक तरह से कैपिटलाइजेशन किया जाता है। प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन क्या होता है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो और लंबी हो जाएगी अगर हम इसको खींचेंगे। तो जो पार्सली पेड बोनस शेयर्स होते हैं उसमें जो बोनस शेयर्स होते हैं उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, और जो बचे हुए के लिए जो कीमत होती है या कहें कि जो भी वैल्यू होती है, प्राइस होता है, उसको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। और उन पार्सली पेड शेयर्स को कभी भी बाद में बिना बताए भी फुली पेड शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पार्सली पेड शेयर और फुली पेड शेयर 2 टाइप हैं बोनस शेयर्स के। इन्हें आप और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं गूगल पर, जो भी आर्टिकल अच्छे ब्लॉग्स अवेलेबल हैं ट्रस्टेड, उन पे जाकर आप और अच्छे प्रकार से पढ़ सकते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा जो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी रिसर्च अपने लेवल पर करना चाहते हैं। तो ये था पूरा आज का खेल कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं। तो अगेन आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और कैसे स्टॉक स्प्लिट बोनस शेयर से अलग है, फेस वैल्यू क्या होती है, स्टॉक स्प्लिट का एग्जांपल, रियल टाइम वाले भी कुछ एग्जांपल्स की हम बात करेंगे और बोनस शेयर्स वाले एग्जांपल की भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, बोनस शेयर से अलग कैसे होता है, इसकी एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। कंपनियां स्टॉक स्प्लिट क्यों करती हैं, इसके साथ साथ जो ये बोनस शेयर से अलग कैसे होता है, बोनस शेयर के एग्जांपल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक स्प्लिट से पहले बोनस शेयर्स की। बोनस शेयर्स पे पहले हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई, आप इस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो जो बोनस शेयर्स होता है, मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, वो बोनस शेयर इशू करती है 4:1 रेशो के अंतर्गत। तो अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स हैं
और कंपनी ने 4:1 रेशो के अंतर्गत बोनस शेयर इशू किए हैं, तो आपके पास अब क्या होगा कि हर एक शेयर के लिए आपको 4 अतिरिक्त शेयर दिए जाएंगे। अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर से आपको अतिरिक्त 400 शेयर और मिलेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अब आपके पास क्या हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे, यानी शेयर काउंट बढ़ जाएगा। तो जो प्राइस था, मान लीजिए पहले जो प्राइस था कंपनी के शेयर्स का वो 100 रुपये था, ठीक है। लेकिन जब कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया तो जो प्राइस है वो भी क्या हो जाता है, वो भी अब ड्रॉप हो जाता है। तो ये प्राइस है पहले जो 100 रुपये एक शेयर का था, अब वो घटकर 20 रुपये प्रति शेयर रह जाएगा। तो ये है बोनस शेयर। बोनस शेयर्स कंपनियां क्यों देती है? बोनस शेयर कंपनियां, या मैं बताऊंगी बोनस शेयर्स क्या होता है। तो बोनस शेयर एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनियां इशू करती हैं जब वो डिविडेंड देने की हालात में नहीं होती, या जो डिविडेंड कैश में नहीं देना चाहती, तो तब बोनस शेयर कंपनियां अनाउंस करती हैं। कंपनियां जब जो भी अर्निंग होती है, जो भी प्रॉफिट होती है, पूरा का पूरा उसे रिटेन करना चाहती है, अपने कैपिटल रिजर्व्स को भरना चाहती है, तो ऐसे केसेस के अंदर कंपनियां डिविडेंड कैश की फॉर्म में ना देकर बोनस शेयर देती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी बोनस शेयर से बिल्कुल मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। कुछ लोगों को इसमें समस्या आती है। तो जो स्टॉक स्प्लिट है उसके अंदर सबसे ये पहले आप ये मान लीजिए कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट होता है जब एक शेयर अलग अलग भागों में टूट जाता है, ये ठीक है, अलग अलग भागों में टूट जाता है और जो शेयर काउंट है वो बढ़ जाता है। इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। XYZ कोई भी एक कंपनी है, उसने 1:2 रेशो के अंतर्गत एक स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर थे, तो हर एक शेयर अब क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 शेयरों में, यानी 2 शेयरों में टूट जाएगा। तो अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। और अगर पहले उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, तो अब उस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू घटकर कितनी रह जाएगी, 50 रह जाएगी। तो अब आप यहाँ कहेंगे ये तो बिल्कुल बोनस शेयर के जैसा है, लेकिन इसमें डिफरेंस अभी मैं आपको एक और जो मेजर डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, ठीक है। एक डिफरेंस तो यही है कि बोनस शेयर्स में एडिशनल जो शेयर्स है कंपनी वो अपने शेयर होल्डर्स को देती है, और उनका जो एडजस्टमेंट होता है वो अपने प्रॉफिट से और जो कैपिटल रिजर्व से करती है, यानी उनकी जो भरपाई है उस प्रॉफिट से या जो भी कैपिटल रिजर्व होते हैं कंपनी के पास, जो भी अर्निंग होती है उससे करती है। लेकिन जो स्टॉक स्प्लिट होता है उसमें आपके पास जो शेयर्स है बस वही टूट जाते हैं, ठीक है। कोई भी एडिशनल कंपनी शेयर्स वो नहीं करती, आपको इशू नहीं करती, और बोनस शेयर्स के लिए भी और स्टॉक स्प्लिट्स के लिए भी जो शेयर होल्डर को कॉस्ट आता है, जो चार्ज आता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच डिफरेंस है। लेकिन जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच वो क्या है, वो है फेस वैल्यू का, ठीक है। फेस वैल्यू होती है, सबसे पहले अगर बोनस शेयर्स की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए जो फेस वैल्यू होती है और स्टॉक स्प्लिट के केस में जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो जो बोनस के केस में जो फेस वैल्यू होती है, यानी बोनस शेयर्स के केस में जो फेस वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड रहती है। जब भी बोनस शेयर अनाउंस होता है तो जो फेस वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड रहती है। अगर वो पहले 10 रुपये थी किसी भी शेयर के लिए, तो वो अब भी 10 रुपये ही रहेगी। लेकिन स्टॉक स्प्लिट के मामले में जो फेस वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है, यानी वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले किसी कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये थी, 1:2 रेशो की उन्होंने क्या किया, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया, तो अब जो फेस वैल्यू है वो घटकर 5 रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो फेस वैल्यू यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर फेस वैल्यू कम नहीं होती, यानी अनचेंज रहती है। तो जिन लोगों को भी नहीं पता कि फेस वैल्यू क्या होती है, इस कंसेप्ट को एक बार हम यहीं पर सेटल कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट में आती है फेस वैल्यू का कंसेप्ट। तो जो फेस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो एक तरह की बिल्कुल एक नॉमिनल वैल्यू होती है जो कंपनी जब डिसाइड करती है, जब कंपनी शेयर इशू करती है, शेयर्स इशू करती है, जब ये डिसाइड करती है, मान लीजिए कोई भी एक XYZ कंपनी उसने शेयर इशू करने हैं, तो उस समय एक नॉमिनल वैल्यू, एक फेस वैल्यू डिसाइड की जाती है, जो कि बाद में उस शेयर के सर्टिफिकेट्स में होती है, रिकॉर्ड में होती है, और जो आगे जाकर जो कंपनी की बैलेंस शीट्स होती है, जितनी भी प्रकार की अकाउंटिंग होती है उसमें काम आती है। तो ये होती है फेस वैल्यू।
फेस वैल्यू, मान लीजिए कोई एक शेयर्स है, कोई भी XYZ एक कंपनी है, उसका जो मार्केट प्राइस है वो 500 रुपये है। ठीक है, उस कंपनी के एक शेयर का मार्केट प्राइस 500 रुपये चल रहा है, लेकिन उस कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपये प्रति शेयर, 10 रुपये प्रति शेयर। तो इन दोनों में क्या समानता क्यों नहीं है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जो मार्केट प्राइस होता है किसी भी शेयर का, वो कौन डिसाइड करता है? वो आप लोग पे करते हो, यानी जो डिमांड और जो सप्लाई होती है वो डिसाइड करती है मार्केट वैल्यू। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो कौन डिसाइड करता है? वो कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, जब भी शेयर इशू किए जाते हैं। तो फेस वैल्यू ये सिस्टम है, ये दोनों अलग अलग टर्म है और दोनों बिल्कुल अलग अलग है। मार्केट डिमांड सप्लाई डिपेंड वो करती है, और जो फेस वैल्यू है वो कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू कहाँ पर काम आती है? सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट की बात कर लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट के अंदर जो फेस वैल्यू होती है, जैसे कि आपने देखा कि कैसे काम आती है। अगर कंपनी 1:2 रेशो का स्टॉक स्प्लिट कर देती है, अनाउंस करती है, तो इसका मतलब है कि पहले जो फेस वैल्यू 10 रुपये थी, अब वो भी घटकर 5 रुपये रह जाती है। पहले जिस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये थी, अब वो 50 रुपये का शेयर हो जाता है। तो स्टॉक स्प्लिट में तो ऐसे काम आती है। और अगर हम बात करें कि और कहाँ काम आती है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू काम आती है जो डिविडेंड होता है, कंपनी जो डिविडेंड देती है उसको कैलकुलेट करने में, उसकी कैलकुलेशन में कैसे काम आती है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने 50% डिविडेंड अनाउंस किया, तो 50% किसका? मार्केट प्राइस जो शेयर है उसका नहीं, फेस वैल्यू का 50% मान के चलिए आप। तो फेस वैल्यू अगर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से है, तो इसका 50% यानी 5 रुपये पर शेयर आपको डिविडेंड कंपनी द्वारा दिया जाएगा। इसके बाद जो फेस वैल्यू है वो कहाँ पर काम आती है? वो काम आती है बॉन्ड्स में और जो डिबेंचर्स होते हैं उसके अंदर। बॉन्ड और डिबेंचर्स के अंदर जब इनकी जो शायद इंटरेस्ट में, एक तो इंटरेस्ट में काम आती है ये, और जो इनकी एक मैच्योरिटी होती है, जब मैच्योरिटी का कैलकुलेशन किया जाता है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है, तब फेस वैल्यू देखी जाती है। तो बॉन्ड और डिबेंचर्स में, इंटरेस्ट कैलकुलेशन में और मैच्योरिटी के अंदर वो देखी जाती है, फेस वैल्यू इस्तेमाल की जाती है। तो ये था फेस वैल्यू का पूरा कंसेप्ट, जो कि स्टॉक स्प्लिट में काम आता है। स्टॉक स्प्लिट में क्या होती है? फेस वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, कम होती है, डिक्रीज हो जाती है, लेकिन बोनस शेयर में अनचेंज्ड रहती है। ये मेजर डिफरेंस है बोनस शेयर्स के अंदर और स्टॉक स्प्लिट के अंदर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनियां आखिर स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस करती है। बोनस शेयर आपने समझ लिया, स्टॉक स्प्लिट क्यों अनाउंस करती है। तो कंपनियां स्टॉक स्प्लिट इसलिए अनाउंस करती है, पहला कारण तो ये है कि जो हाई प्राइस होता है शेयर का, उसको कम करने के लिए, अफोर्डेबल प्राइसिंग बनाने के लिए शेयर्स की, मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 2000 रुपये है, कंपनी ने 1:2 रेशो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया, तो अब जो शेयर है वो कितने का हो जाएगा? 1000 रुपये का हो जाएगा। तो कंपनी के द्वारा शेयर की जो प्राइस है उसको अफोर्डेबल बनाने के लिए, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या और जो पार्टिसिपेंट है उनके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस वो हो और वो और ज़्यादा उस शेयर में, उस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाए। तो इसलिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट एक तरह से अनाउंस करती है। तो इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, यानी शेयर काउंट बढ़ जाता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं वो उसमें और ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं, यानी मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती। ठीक है, लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से हम इसको समझ सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, उसके दाम कम हो गए, तो अब रिटेल इन्वेस्टर और ज़्यादा संभावना है कि उस कंपनी के शेयर्स में योगदान देंगे, यानी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक कारण है कि स्टॉक स्प्लिट कंपनियां क्यों अनाउंस करती है। तो आज आपने सीखा कि जो बोनस शेयर्स हैं वो कैसे स्टॉक स्प्लिट से अलग है, डिफरेंस है। फेस वैल्यू आपने सीखी, बोनस शेयर का आपने एग्जांपल सीखा, स्टॉक स्प्लिट का आपने एग्जांपल देखा, और इन दोनों के अंतर्गत आपने देखा कि कैसे ये चीज़ें कम ज़्यादा होती हैं। तो बोनस शेयर में आपने देखा कि जब बोनस मिलता है, जैसे 4:1 का बोनस मिला है, तो हर एक शेयर के लिए अब आपको 4 शेयर मिलेंगे। पहले अगर आपके पास 200 शेयर थे तो अब आपके पास 1000 शेयर हो जाते। तो उसके अनुपात में जो प्राइस होता है XYZ कंपनी के शेयर प्राइस, जो भी कंपनी का शेयर प्राइस होता है वो भी क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। मान लीजिए पहले 20 रुपये था, ठीक है, 4:1 का वो इन्होंने वो दिया, बोनस शेयर अनाउंस किया। अगर आपके पास 200 शेयर थे
तो वो 1000 में बदल गए। पहले उस शेयर की कीमत 20 रुपये पर शेयर थी, अब वो होकर क्या हो जाएगी 4 रुपये प्रति शेयर। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी? अगर आपके पास 200 शेयर थे और 20 रुपये के हिसाब से कीमत थी तो 4000 आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी। अब आपके पास 1000 शेयर हैं तो और शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो आपका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो अब भी 4000 रहती है। यानी दोनों ही कंडीशंस के अंदर मार्केट जो कैप होता है कंपनियों का वो सिमिलर रहता है। कंपनी या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसकी पोर्टफोलियो की जो वैल्यू होती है वो भी अनचेंज्ड रहती है। स्टॉक स्प्लिट में भी ऐसे होता है 1:2 रेशो के अंतर्गत स्टॉक स्प्लिट हुआ है, यानी हर एक शेयर आपका अब 2 भागों में टूट जाता है, उसकी वैल्यू दुगनी हो गई है। तो अगर आपके पास पहले 100 शेयर थे अब वो 200 शेयर हो जाएंगे। हर एक शेयर की कीमत अगर पहले 100 रुपये थी तो वो अब 50 रुपये हो जाएगी। अगर फेस वैल्यू पहले 10 रुपये थी अब वो भी घटकर कितनी रह जाएगी? 5 रुपये रह जाएगी। अगर हम स्टॉक स्प्लिट का लेटेस्ट एग्जांपल देखें तो आप HDFC बैंक को देख सकते हैं। साल 2025 के अंदर अगस्त के अंदर HDFC बैंक ने जो स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है उसके बाद से जो उसकी वैल्यू है वो आधी रह गई है। पहले 2000 से ऊपर का शेयर था, वो 1000 से नीचे है, यानी 900 कुछ का वो शेयर रह गया है। तो ये था पूरा स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट। इससे पहले हमने नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि जो राइट इश्यूज होते हैं कंपनी द्वारा वो क्या होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं, किस तरह से उसके अलग अलग टाइप्स हैं। एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उन पर इस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, कंपनी ऐसा क्यों करती है और कंपनी के लिए जो इशू होते हैं, ये जो भी राइट इशू होते हैं ये क्यों वो जारी करती है, बेनिफिट क्या होता है कंपनी का। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो ये राइट इशू होता है ये क्या होता है। जब भी कोई कंपनी राइट इशू करती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक तरह का ऐसा रास्ता है, ऐसा वे है जिसके अंतर्गत कंपनी क्या करती है कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको नए शेयर इशूज करती है। यानी उनको एक राइट इशू करती है जहां पर कंपनी जो शेयर होल्डर है वो क्या कर सकते हैं, जो नए फ्रेश शेयर होते हैं वो खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं एक डिस्काउंट रेट के ऊपर। ठीक है, यानी जो एक्चुअल मार्केट प्राइस चल रहा होता है उस शेयर का, मान लीजिए कुछ भी XXX एक मार्केट प्राइस है उस शेयर का, इससे कम यानी इससे डिस्काउंट रेट में आपको यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर शेयर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी का शेयर 300 रुपये चल रहा है, उसका मार्केट प्राइस 300 रुपये पर शेयर है। तो कंपनी जब एक राइट इशू करती है तो वहाँ पर एक डिस्काउंट प्राइस में जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो उतने प्रोपोर्शन में जितने की ऑलरेडी उनके पास शेयर्स हैं एक डिस्काउंट प्राइस में जो शेयर है उस कंपनी के खरीद सके। मान लीजिए इसका डिस्काउंट हो जाता है 200 रुपये पर शेयर, यानी आपको 50 रुपये का क्या मिल जाता है, यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। अगर हम इसको और अच्छे प्रकार से समझे तो आप ये देखिए कि जब भी राइट इशू होते हैं तो उसको अच्छे प्रकार से एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होती है कंपनी द्वारा। ठीक है, अनाउंसमेंट होती है किस चीज़ की कि भाई राइट इशूज होने वाला है। इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट भी होती है और एक एक्स डेट भी होती है। ठीक है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट का हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है। रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन कंपनी ये रिकॉर्ड में ये देखती है, ये तय करती है कि किन लोगों ने एक्स डेट तक उस कंपनी के शेयर होल्ड किए हुए हैं या नहीं। यानी एक्स डेट तक आपके पास उस कंपनी के शेयर होने चाहिए। अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर नहीं है तो जिस भी तरह का वो बोनस है, चाहे वो राइट इशू है, बोनस शेयर्स हैं या डिविडेंड है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होते। रिकॉर्ड डेट वाले दिन कंपनी उन सभी को जिनको जितना भी ड्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उस सब का रिकॉर्ड बनाती है और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी रिवार्ड्स उनको दिया जाना है उसकी एक लिस्ट बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अनाउंसमेंट होती है राइट इशू की। अनाउंसमेंट होने के बाद क्या होता है कि एक प्रोपोर्शन होता है, यानी जिस प्रोपोर्शन में आपको राइट इशू किए जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट इशू हुआ है 1:5 रेशो में, यानी अगर आपके पास 500 शेयर हैं उस कंपनी के तो आप कितने शेयर ले सकते हैं उस कंपनी के। आप 1:5 रेशो है तो उस कंपनी के आप जो नए शेयर इशू होंगे डिस्काउंट प्राइस में यानी कम प्राइस वाला, उसके आप 100 शेयर ले सकते हैं। यानी जितने आपके पास शेयर होते हैं उसी के अनुपात में आपको
जो नए शेयर इशू होते हैं, राइट इशू के अंतर्गत आपको राइट दिया जाता है, उतने ही शेयर आप ले पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस होता है, या कहीं के एक सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है। सब्सक्रिप्शन प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पर शेयर होल्डर्स जो नए शेयर इशू होते हैं कंपनी द्वारा, उनको क्या करते हैं, उनको खरीदते हैं, यानी ऑन करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस या सब्सक्रिप्शन प्राइस। एक चौथा और होता है जहां पर एक ट्रेडिंग ऑप्शंस मिलता है आपको, ट्रेडिंग वो मिलती है, फैसिलिटी मिलती है। ट्रेडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत क्या होता है कि दो तरह की बातें होती है। एक, जो आपको राइट इशू हुआ है, आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मतलब आपके पास ऑलरेडी उस कंपनी के मान लीजिए 400 शेयर हैं और 1:5 के अंतर्गत राइट इशू हुआ है, यानी आप उसके और ज़्यादा शेयर खरीद सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। लेकिन आपका अगर मन है, खरीदना चाहते हैं तो खरीदिए, अदरवाइज आपका मन नहीं है, आप इस राइट को इसे इशू करने के दौरान जब ये राइट इशू हुआ है तो इसको एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इसे छोड़ सकते हैं। और यह भी कर सकते हैं कि आप ओपन मार्केट के अंदर, यानी उसे एक्सचेंज के ऊपर अपने राइट को किसी दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर सकते हैं। यानी आप उन शेयर्स को नहीं खरीदना चाहते, कोई और उनको खरीद लेगा, और जब आप उसको अपने राइट ट्रांसफर करते हैं, यानी उस अपने राइट उसको एक तरह से देते हैं, जो भी होते हैं ये, तो आप उससे एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। चौथा ये होता है, एक इस प्रोसीजर में पूरा ये भी होता है कि आप को दो भी राइट इशू होता है, उसका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर उस लिमिटेड पीरियड के दौरान आपने राइट इशू जो हुआ है कंपनी के द्वारा उसका इस्तेमाल कर लिया, यानी उस समय में अगर आपने नए शेयर खरीद लिए तो ठीक है। अदरवाइज उस लिमिटेड पीरियड के बाद आपका जो राइट होता है वो एक्सपायर होता है, यानी एक्सपायर हो जाता है। और अगर आपको राइट मिला भी है डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर खरीदने का, मान लीजिए 10 दिन का होता है हुआ राइट इशू का टाइम, तो अगर आपने 10 दिन के अंदर नए शेयर खरीद लिए तो ठीक है, अदरवाइज ये जो वैलिडिटी होती है वो नए शेयर खरीदने की डिस्काउंट प्राइस पर वो खत्म हो जाती है। तो ये है पूरा बेसिक एक प्रोसेस की सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है, फिर उसके बाद किस प्रोपोर्शन में आप शेयर ले सकते हैं, जितने आपके पास होते हैं उसी प्रोपोर्शन में आप ले सकते हैं। और जो भी कंपनी जैसे 1:5 है, 1:4 है, जिस प्रोपोर्शन में राइट इशू अनाउंस हुआ है उस प्रोपोर्शन में आप नए शेयर ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसका एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर 10 दिन की वैलिडिटी मान के चलिए, लिमिटेड पीरियड है 10 दिन का, तो 10 दिन के अंदर अगर आप नए शेयर खरीद लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये जो एक तरह से ऑफर होता है राइट इशू के अंतर्गत नए शेयर खरीदने का डिस्काउंट प्राइस पर, ये खत्म हो जाता है। इसके साथ साथ जो एक सब्सक्रिप्शन प्राइस होता है या एक डिस्काउंटेड प्राइस होता है, मान लीजिए कोई शेयर 10 रुपये का था और उसका जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो 8 रुपये है, यानी 2 रुपये उसमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। और एक होता है ट्रेडिंग फैसिलिटी। ट्रेडिंग फैसिलिटी मतलब अगर आप अपने राइट को इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अपने राइट को किसी दूसरे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको सेल कर सकते हैं, और आपके बिहाफ पे वो उसको खरीद लेगा और आपको एक तरह से प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस है मार्केट में उस शेयर का वो ज़्यादा। अगर बात की जाए कि इसके टाइप्स क्या क्या है, राइट इशू में अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, वो टाइप्स क्या है, टाइप्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टाइप से थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं बट एक है तो इसी का पार्ट, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। टाइप्स क्या क्या है, अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है वो नॉर्मल टाइप है या सिंपल टाइप बोले, या अगर हम शेयर मार्केट की भाषा में इसको जो नाम दिया गया है वो है ट्रेडिशनल टाइप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल कंपनी ने राइट इशू अनाउंस किया, ठीक है, किसी भी रेशो के अंतर्गत उसने राइट इशू अनाउंस किया, और जो भी शेयर होल्डर्स हैं यानी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अपने राइट को एग्जीक्यूट किया और नए शेयर खरीद लिए और उनके पास अतिरिक्त शेयर आ गए, यानी उनका शेयर काउंट बढ़ गया। दूसरा टाइप होता है जिसमें आप अगर आप अपने राइट को क्या नहीं करना चाहते, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, आप उसको किसी और को ट्रांसफर कर देना चाहते हैं, ओपन मार्केट में एक तरह से उसको क्या करना चाहते हैं, सेल कर देना चाहते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी आप एक्सचेंज पर अपने जो राइट को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं री अनाउंसेबल।
यानी जहां पर आप अपने जो भी राइट है उसको किसी दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर सकते हैं या एक तरह से दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर सकते हैं, और सेल करने से आप एक पोर्शन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर कमा सकते हैं। अब रीनाउंसेबल के बाद ये है रीनाउंसेबल। रीनाउंसेबल के बाद आ जाता है कि नॉन रीनाउंसेबल। नॉन रीनाउंसेबल का मतलब है कि जहां पर आप एक तरह से जो आपका राइट होता है, जो भी राइट इशू आपको होते हैं, आप उनको किसी दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप उसे ओपन मार्केट में एक तरह से ट्रेड नहीं कर सकते। यानी ये जो नॉन रीनाउंसेबल होता है यहाँ पर ये एक तरह से नॉट ट्रेडेबल होता है। आप इसको किसी दूसरे इन्वेस्टर को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि भाई तू मेरी जगह इसको खरीद लिया, यानी आप इसको सेल नहीं कर सकते अपने राइट को। ये होता है नॉन रीनाउंसेबल में। चौथा और एक और होता है जहां पर कोई बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो जो भी राइट इशू हुए हैं और जिन इन्वेस्टर्स ने नहीं खरीदा उन राइट इशूज को, और जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स बचे हैं, वो यहाँ पर एक तरह से कमिट करता है कंपनी के साथ, उसे एक एश्योरिटी दिलाता है जहां पर कंपनी इस बात को लेकर अश्योर हो जाती है कि जो भी शेयर्स बचेंगे वो बैंक या जो भी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको खरीद लेगा, और जिस कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने राइट इशू जारी किए थे वो कैपिटल यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसको बोलते हैं आई थिंक स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन नहीं बोलते, इसको बोलते तो क्या बोलते हैं, इसको स्टैंड बाय। हाँ, इसको बोलते हैं स्टैंड बाय, जहां पर कंपनी का जो वो होता है कि ये जो परचेजिंग होती है एक तरह से नए शेयर की, वो स्टैंड बाय पे होती है कि अगर शेयर होल्डर्स ने नए शेयर नहीं खरीदे तो जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो हमारे शेयर खरीद लेगा, और जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हम ये सब कर रहे हैं वो पूरी हो जाएगी। तो ये है अलग अलग टाइप्स। पहला तो ट्रेडिशनल या सिंपल टाइप है, जैसा वो होता है कि राइट इशू किए और जो भी शेयर होल्डर है उन्होंने खरीद लिए। एक होता है रीनाउंसेबल, जहां पर जो शेयर होल्डर्स होता है वो अपने राइट को दूसरे इन्वेस्टर को सेल कर सकता है, ओपन मार्केट में उसको ट्रेड करवा सकता है। तीसरा होता है नॉन रीनाउंसेबल, जहां पर वो अपने राइट को अगर वो नहीं करना चाहता, एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, नए शेयर नहीं खरीदना चाहता, तो उसको वो जाने दे। वो जब भी जो लिमिटेड पीरियड होता है उस पीरियड को खत्म हो जाने दे, और जो ये ऑफर है ये चला जाएगा, लेकिन वो किसी दूसरे को अपना राइट सेल नहीं कर सकता है, नॉन ट्रेडेबल होता है ये। और चौथा होता है एक स्टैंड बाय पर होता है, एक तरह से कंपनी के जो भी राइट इशू होते हैं जहां पर जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के साथ कमिट करता है कि जितने बचे हुए शेयर हैं राइट इशू के अंतर्गत वो हम खरीद लेंगे, और आपकी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो एक तरह से पूरी हो जाएगी। तो ये है सारा खेल राइट इशूज का। अब हम बात कर लेते हैं कि राइट इशूज के अंतर्गत कंपनियों को क्या फायदा होता है, शेयर्स के लिए कितना अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिए कितना अच्छा है, और जो भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिनको ये मिलता है ऑफर, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं। तो जैसा अब तक आपने देखा कि जो राइट इशू होते हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, कौन कौन से उनके प्रकार हैं और किस तरह से उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। लेकिन कोई भी जो राइट इशू होता है कंपनी इसको वो क्यों करती है, जारी क्यों करती है, इसका मेन सबसे बड़ा जो रीजन है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी को फंड्स चाहिए होते हैं, यानी कंपनी को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, कोई भी जो भी वर्क है, या तो वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कोई नया एसेट खरीदना है, जो अपने वर्क कैपिटल है, कैपिटल वर्क होता है जो एक तरह से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई ऑफिस बनाना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई मशीनरी है जिसके लिए प्लॉट वगैरह, ये सारी चीज़ें कंपनी में आवश्यकता होती है। इन सब के लिए क्या चाहिए, इन सब के लिए पैसे चाहिए, फंड चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करती है कंपनी, राइट इशूज जारी करती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके साथ साथ अगर कंपनी के ऊपर कोई कर्ज है, यानी कंपनी के ऊपर एक तरह का डेट है, तो उस डेट की भरपाई के लिए भी कंपनियां कैपिटल रेज करती है, फंड रेज करती है, जिसके लिए राइट इशू निकालती हैं। तो ये है कंपनियां क्यों जारी करती हैं, और एक तरह से इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है आप उसको देखिए, और बाद में हम ये भी बात करेंगे कि नुकसान वगैरह क्या है, और ओवरऑल कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। तो
अगर बात करें कंपनी के लिहाज से, तो कंपनी के लिहाज से कंपनी को पैसा चाहिए। और इन्वेस्टर के लिए क्या है, इसमें इन्वेस्टर के लिए जो भी शेयर होल्डर्स है, तो जो शेयर काउंट होता है, यहाँ पर जो भी शेयर काउंट होता है, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाते हैं, उसे बढ़ाने का एक मौका मिलता है शेयर होल्डर्स को, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में। पहले कोई शेयर मान लीजिए 10 रुपए पर उसके हिसाब से था, अब वो 8 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, वो भी डिस्काउंट रेट पे बढ़ गए उसके पास। और जब नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के उसमें बढ़ते हैं, तो एक तरह से प्राइस में डाइल्यूशन देखने को मिलता है। यानी पहले जो चीज़ 10 रुपए के हिसाब से थी, अब वो क्योंकि 8 रुपए के हिसाब से नए शेयर मार्केट में आए हैं, तो एक तरह से एवरेज निकलेगी, तो जो प्राइस होता है ओवरऑल कंपनी के शेयर का, वो डाउन तो आता ही आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स के लिए तो ये अच्छा है कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाते हैं, और कंपनी में एक जो हिस्सेदारी है उसको और ज़्यादा अपने प्रपोर्शन को बढ़ाने का मौका मिलता है। और अगर वो जो भी राइट इशू हुए हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नए शेयर नहीं खरीदना चाहता, तो अपने राइट को सेल भी कर सकता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है, और उस राइट को सेल करके दूसरे इन्वेस्टर्स को वो प्रॉफिट भी कमा सकता है। ये भी सिस्टम है। या बिल्कुल छोड़ दे, कोई टेंशन नहीं है उसको लेने की, भाई मैं नए शेयर नहीं लेना चाहता, तो जब जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है राइट इशू वाला, वो ऑफर वीक चला जाता है, और इसको मतलब जितना इसका पोर्टफोलियो है उतना ही रहता है। अगर हम पोर्टफोलियो की ओवरऑल कैलकुलेशन करें, एक एग्जांपल से समझते हैं हम चीज़ को कि ये सारा खेल क्या है। एग्जांपल से आपको और अच्छे प्रकार से ये चीज़ें समझ आएंगी। तो लेट्स से कि कोई भी XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, उन्होंने राइट इशू अनाउंस कर दिया। ठीक है, किस रेशो में? 1:5 रेशो में। यानी हर 5 शेयर्स पर आपको एक नया शेयर मिलेगा डिस्काउंटेड प्राइस में, यानी कम प्राइस में। तो अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि लेट्स से आपके जो XYZ कंपनी है, इसका जो शेयर प्राइस है वो पहले 20 रुपये चल रहा था लेट्स से। ठीक है, और जो डिस्काउंटेड प्राइस है, यानी जो भी सब्सक्रिप्शन प्राइस है, वो एक तरह से घटा हुआ प्राइस है, उसको हम कम कर देते हैं। लेट्स से वो हो गया 15 रुपये पर शेयर। ठीक है, 5 रुपये पर शेयर का यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया। आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, आपके डीमैट अकाउंट में नंबर ऑफ शेयर्स हैं 100। ठीक है, तो क्योंकि 1:5 रेशो का क्या जारी हुआ है, राइट इशू जारी हुआ है, तो हर 5 शेयर पे आप एक शेयर खरीद सकते हैं। तो 100 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, तो एक्स्ट्रा शेयर आप कितने खरीद सकते हैं? 20 नए शेयर खरीद सकते हैं आप। किस प्राइस के ऊपर? 15 रुपए के हिसाब से। तो आप अब ये देखिए कि पहले आपके जो पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी थी। आपके पास शेयर हैं 100, पहले प्राइस कितना था? 20 रुपए। तो आपके पोर्टफोलियो की ओवरऑल वैल्यू कितनी रहेगी? 2000 रुपए। ठीक है, यानी हर शेयर आपको 20 रुपए मिल रहा है। अब क्योंकि जो शेयर है वो 15 रुपए का मिल रहा है, ठीक है, और आप अतिरिक्त कितने शेयर खरीद सकते हैं? 20 शेयर। ठीक है, यानी टोटल आपने 20 शेयर के लिए कितने रुपए खर्च किए? 300 रुपये। 15 दूनी 30, 300 रुपये आपने अतिरिक्त खर्च कर दिए। तो अब आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी होगी? तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? सबसे पहले तो ये देखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स पहले 100 थे, उसमें और 20 ऐड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 120। ठीक है, अगर 120 शेयर हैं और एक्स्ट्रा आपने 300 रुपये और दिए हैं, तो टोटल आपने कितने खर्च कर दिए? 2000 प्लस 300। तो टोटल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अब एक तरह मतलब आपका खर्चा इतना हो गया। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 120 से, ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 120 से, तो जो ये प्रोपोर्शन आएगा वो जो एक्चुअल जो प्राइस है ये वाला, इससे कम आएगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड करके देखते हैं एक बार। ये 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24 और 1 24 11, 12 25 60, 19 10 15 108।
एक यानी इसका कुछ XXY प्राइस होगा, यानी 19 रुपए और कुछ पैसे का एक शेयर आपको पड़ेगा यहाँ पर। अगर टोटल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपके प्रोफाइल के अंदर यानी आपके पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। पहले 100 थे, 100 रुपए के हिसाब से आपने 2000 रुपए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू थी, अब 120 हो गए हैं। 20 रुपए के हिसाब से अगर आपने खरीदे होते तो अभी आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती 2400 रुपये, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट मिला है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू अब कितनी हो गई है, 2300। ठीक है, वैसे होती 2400, लेकिन अब कितनी है, 2300। 100 रुपये का यहाँ पर आपको एक तरह से डिस्काउंट अपने पोर्टफोलियो पर मिला है। मैं जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 शेयर होगा, लोगों के पास तो 10-10 हज़ार होते हैं। तो अब जो शेयर पहले 20 रुपये का पड़ रहा था, 2300 रुपये के हिसाब से 120 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 19 रुपये और कुछ पैसे यहाँ पर आपको शेयर पड़ता है। यानी आपके अकाउंट पोर्टफोलियो में जो शेयर्स हैं, आपने नए शेयर भी खरीद लिए और आपको मतलब अतिरिक्त 20 रुपये के हिसाब से नहीं खरीदने पड़े। तो ये है एक तरह से इसकी मोटी मोटी कैलकुलेशन, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने जो शेयर्स हैं अकाउंट के अंदर, पोर्टफोलियो के अंदर, उनको बढ़ा सकते हैं और डिस्काउंट प्राइस के अंदर बढ़ा सकते हैं। तो फायदे तो आपने एक तरह से इसके देख लिए, ठीक है। तो कुछ नुकसान भी होंगे इसके। अगर हम नुकसान की बात करें और प्रैक्टिकली बात करें तो जब कंपनी क्या कहती है, राइट इशू जारी करती है, ठीक है, राइट इशू जारी करती है, ये जो चीज़ है ये एक तरह से बोनस नहीं है, बोनस नहीं है, रिवार्ड नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, ठीक है, जैसे बोनस इशूज होते हैं, बोनस शेयर्स होते हैं, डिविडेंड होता है, स्टॉक स्प्लिट होते हैं, ये रिवार्ड होते हैं, एक तरह से इनाम होते हैं जो कि कंपनी अपने शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती। लेकिन राइट इशू अगर हम बात करें तो राइट इशू क्या होता है, राइट इशू के अंदर कंपनी को क्या चाहिए, फंड्स, यानी कंपनी के पास फाइनेंशियली अगर जो इन्वेस्टर्स देखेगा कोई भी, वो ये सोचेगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो पुअर है, ठीक है, कंपनी फाइनेंशियली कमज़ोर है, उसको कैपिटल चाहिए अपने जो भी वर्क प्रोग्रेशन है या जो अपने भी ऑपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए। तो एक इन्वेस्टर ये सोचता है कि उसने राइट इशू जारी किया है क्योंकि उसके को पैसे चाहिए कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव सिग्नल कई बार हो सकता है मार्केट के अंदर। दूसरा, जब कोई भी शेयर, मान लीजिए पहले कोई शेयर 200 रुपये का था, अब वो डिस्काउंटेड प्राइस पर जो शेयर इश्यूज हुआ वो 200 रुपये का हो गया, यानी पहले जो शेयर 250 रुपये का था वो 200 रुपये में मिलेगा। तो कंपनी के पास मान लीजिए XXX इतने नंबर ऑफ शेयर थे, अब क्योंकि जो नए शेयर उसमें ऐड हुए हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिले हैं, तो अगर एवरेज निकाली जाएगी इन सब शेयर की प्लस ये जितने भी नए शेयर ऐड हुए हैं उनके साथ, तो क्या होगा, प्राइस में डाइल्यूशन देखने को मिलेगा। यानी एवरेज निकाली जाएगी तो पहले जो प्राइस 250 रुपये के हिसाब से था, अब नंबर ऑफ शेयर जोड़ने के बाद उसमें क्या हुआ, डिक्लाइन होगा प्राइस। तो जैसे ही राइट इशू जारी होते हैं कई बार देखने को मिलता है कि जो कंपनी का मार्केट प्राइस होता है उस शेयर का वो डिक्लाइन होता है, यानी वो घट जाता है कुछ समय के लिए। और अगर अच्छी प्रकार से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाए तो आगे जाकर भी जो शेयर में गिरावट है वो जारी रहती है। मार्केट सेंटिमेंट इसको नेगेटिव एक पॉइंट की तरह लेते हैं और कंपनी के जो शेयर में वो डिक्लाइन जारी रहता है। लेकिन अगर कंपनी इसको अच्छी प्रकार से करे, सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी प्रकार से करे, तो उसके पास फंड भी जुटा हो जाता है, मतलब वो फंड जुटा लेती है। और जैसे ही राइट इशू होता है थोड़ा सा डाइल्यूशन आता है प्राइस के अंदर, थोड़ी सी कमी आती है, तो कुछ समय बाद दोबारा से शेयर चलने लग जाता है और इसको एक पॉजिटिव वे में मार्केट लेना स्टार्ट कर देती है। तो दोनों ही तरीके हैं, इन्वेस्टर इसको किस हिसाब से देखता है और एक्चुअल में कंपनी के ओवरऑल जितने भी वो हैं फाइनेंशियल्स हैं उसकी सिचुएशन कहती है कैसी है, ये भी मतलब ये सारी चीज़ें इस बात पर डिपेंड करती है कि राइट इशू का फ़ायदा होगा कंपनी के लिए ये, या ये मतलब एक नुकसान का सौदा हो सकता है। तो ये है कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें जहाँ पर अगर
जो राइट इशू होता है उसके बाद ये होती है। नंबर ऑफ शेयर जब मार्केट में बढ़ जाते हैं, एक तरह से नंबर ऑफ शेयर जब मार्केट में बढ़ जाते हैं तो डाइल्यूशन तो आ ही जाता मार्केट में। तो ये भी एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, या कहे कि एक इसकी लिमिटेशंस है जो भी राइट इशू होता है कंपनी के द्वारा। और जो भी इन्वेस्टर्स है उसके लिए तो हमने आपको बता दिया कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, उसको डिस्काउंट रेट में शेयर्स मिल जाते हैं, नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं उसके अकाउंट में पोर्टफोलियो में वो बढ़ जाते हैं। अगर वो राइट इशू को एग्जीक्यूट करना चाहे तो ठीक है, यानी नए शेयर लेना चाहे ठीक है, अगर नहीं लेना चाहे तब भी ठीक है, किसी और को बेच रहे ये भी ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। अगर बिल्कुल ही ना छेड़ना चाहे तो एक पीरियड के बाद ये जो ऑफर होता है राइट इशू का ये ख़त्म हो जाता है और अपनी टेंशन ख़त्म, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर इसको किस हिसाब से देखते हैं ये बात भी हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक कई बार ज़्यादातर होता ही है, प्राइस में डाइल्यूशन आ जाता है जब भी राइट इशू होते हैं, क्योंकि डिस्काउंटेड रेट पे कंपनी ने नए शेयर इशू किए हैं और उसका असर ओवरऑल जो कंपनी की जो मार्केट कैप है उस पर पड़ता है, ठीक है। तो कुछ समय के लिए मार्केट में जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है, वो डिप्रिशिएट हो जाता है, एक तरह से एसेट के रूप में डिप्रिशिएट हो जाता है, यानी डिक्लाइन उसमें देखने को मिलता है। तो ये था राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके टाइप भी बताए हमने, एग्जाम्पल से समझाया कि पहले कितने शेयर होते हैं और डिस्काउंट के बाद आपके कितने शेयर हो सकते हैं, पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो जाती है, और जब आप उसकी एवरेज निकालते हैं तो आपको जो शेयर पहले जो एक्चुअल वैल्यू उसकी मार्केट प्राइस में होती है उससे आपको कम पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि जब राइट इशू जारी होते हैं मार्केट प्राइस स्टेबल होते हैं बल्कि बढ़ रहा होता है, तो ऐसी कंडीशंस में इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें तो और ज़्यादा डिस्काउंट में नए शेयर मिले तो उनको प्रॉफिट भी होता है, तत्काल प्रॉफिट भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि मार्केट में ऑलरेडी शेयर प्राइस गिर रहे होते हैं, राइट इशू होता है, और जब भी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उसको खरीदते हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए वो भी देखने को मिलता है, अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिव साइन भी देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइस शेयर का गिर रहा था, ऊपर से राइट इशू हो गए, डिक्लाइन डाइल्यूशन आ गया प्राइस में, तो उससे भी एक तरह से लॉस देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना होता है, और बस यही चीज़ है राइट इशू के बारे में। इससे पहले जो वीडियोस हैं वो रिवार्ड्स के ऊपर एक तरह से जो कंपनियां जो देती है, जैसे डिविडेंड हो गया, बोनस शेयर हो गए, स्टॉक स्प्लिट्स हो गया, वो तीनों की तीनों वीडियो हमारे प्रीवियस जो हैं वीडियोस उनके अंदर हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये चारों टॉपिक स्टॉक मार्केट में बेसिक्स क्लियर करने के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करते हैं तो इन सभी जो विषय हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।